स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। बेसिकली जब पार्टनरशिप पढ़ी जाती है तो जनरली हमारा ध्यान जाता है गुडविल पे, बेसिक पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। इन सब के एमसीक्यू हमने कर रखे हैं, लेकिन इनके बीच में एक चैप्टर जो छूट सा जाता है वो होता है पार्टनर्स के बीच में चेंज इन रेशो। कभी कभी पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर लेते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये चैप्टर एडमिशन वाले चैप्टर के थोड़ा नज़दीक है, पर वहाँ से एक फ़र्क ये है कि एडमिशन में तो कोई नया पार्टनर आता है इसलिए रेशो चेंज होता है, यहाँ एग्जिस्टिंग पार्टनर बैठे बैठे अपना रेशो चेंज कर लेंगे। तो किस तरह की अकाउंटेंसी होगी, कैसे एमसीक्यू बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन कहता है द रेशो इन विच अ पार्टनर सरेंडर्स हिज शेयर इन फेवर ऑफ अ पार्टनर इज नोन एज। आराम समझते हैं। वह अनुपात जिसमें एक साझेदार किसी अन्य साझेदार के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ता है। एक बार वापस, वह अनुपात जिसमें एक साझेदार किसी अन्य के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ता है। तो जब भी हम कुछ छोड़ते हैं तो हम कर रहे हैं त्याग, हम कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो इसका आंसर होगा सेक्रीफाइस रेशियो। बहुत सिंपल से 20 एमसीक्यू अपन देखेंगे, पर अगर मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊं, सपोज एबीसी का रेशियो था 5:3:2। उन्होंने कहा कि यार अब से हमारा रेशियो होगा 1:1:1। ठीक है, तो जिन लोगों को मैथ्स अच्छी है मैं उनको देखते ही बता सकता हूं कि ए का रेशियो पहले 50% था और अब ए ने 33.33% रेशियो पे आ गया है। तो ए ने रेशियो सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस बाय द वे हम निकालते कैसे हैं, ओल्ड माइनस न्यू। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का पहले रेशो जो था वो था 5/10 और नए सिनेरियो में रेशो है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं और फिर हमने पाया कि इसने 5/30 सेक्रीफाइस किया। मैं 2 मिनट आपके और लूँगा और आपको थोड़ी बात और समझाऊंगा। बी का रेशो पहले था 3/10, ये हमने पहले ओल्ड रेशो रखा, और नया रेशो है 1/3। अब अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है। अगर आपने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया है और रिजल्ट माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसको गेन हो रहा है। और ये भी कि आप जब सी को कैलकुलेट करोगे तो सी का रिजल्ट ये आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसने 5 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया है तो बाकी लोगों को 5 पॉइंट का गेन भी होगा। तो 1 पॉइंट का गेन इसको हुआ है तो बाकी 4 पॉइंट का गेन इसको होगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आते हैं, ऑल्दो आपको समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा कि ए ने बी और सी के फेवर में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा सरेंडर किया है। तो जितना हिस्सा उसने छोड़ा है, सरेंडर किया है, उसे हम कहेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट। ए और बी पार्टनर हैं, उनका रेशियो 3:2 होता था। उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हमारा रेशियो 3:2 था, अब हमने कहा कि हम भविष्य में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो बताइए ए को गेन हुआ है सेक्रीफाइस। अब कुछ बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर मैं ना फिर गेन वाला फॉर्मूला लगाऊं या सेक्रीफाइस वाला लगाऊं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तू तो आराम से क्या कर, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा दे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फिर देखते हैं क्या आता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं ए की, ए का पहले क्या था 3/5। ए का अभी क्या है इक्वली यानी 1/2। 5 और 2 का एलसीएम ले लिया 10 और यहाँ पे आया 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 6 माइनस 2 पंजे 10, 1/10। कि सर ये 1/10 पॉजिटिव आया, मतलब क्या, देखो आपने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया और रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मतलब वाकई में इसने सेक्रीफाइस किया है। तो इस क्वेश्चन में ए ने 1/10 का सेक्रीफाइस किया है। ए ने 1/10 का सेक्रीफाइस किया है। ऑप्शन मैंने देखे 2/10 सेक्रीफाइस, 5/10 गेन, 1/10 गेन। वाओ, फाइनली मुझे डी मिल ही गया कि इस बंदे ने 1/10 सेक्रीफाइस किया है। एक बात मेरी ये ज़रूर इच्छा रहती है कि बच्चा जिनकी मैथ्स अच्छी है वो तो 2 मिनट में इस बात को समझ जाएंगे, और इसमें बहुत खतरनाक वाली मैथ्स में नहीं चाहिए। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ए और बी का रेशियो पहले क्या था 3:2 और ए और बी का अभी रेशियो क्या है 1:1। आप समझो पहले रेशियो क्या था, अगर परसेंटेज की लैंग्वेज आपको आती हो 60% 40%, अब रेशियो क्या है 50% 50%। तो साफ दिखाई देता है कि इसका रेशियो 10% नीचे गया है। इसका मतलब इसने तो सेक्रीफाइस किया है।
और अगर आप इसको देखो, इसका 40 से 50 हो गया है तो इसको 10% गेन हुआ है। तो 10% को क्या बोलते हैं, 1/10। तो आप परसेंटेज वाले तरीके से अगर आप सीख गए ना तो आप कई बार अपना आंसर चेक कर पाएंगे और बहुत सारी बातें कैलकुलेट कर पाएंगे। कहता है मौजूदा साझेदारों के संबंध में कोई भी बदलाव जिसके परिणाम स्वरूप मौजूदा साझेदारों का अंत, साझेदारी है ये, मौजूदा साझेदारी का अंत और नए समझौते को लागू करना हो कहलाता है। कहता है अगर पार्टनर्स के बीच में रिलेशन में अगर कभी चेंज आता है तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वेयर विच रिजल्ट in an end of existing agreement and enforces the making of the new agreement। ओके, तो ये चीज कहलाती है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वापस समझते हैं। देखो, एक तो होता है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में अपन असेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। एक होता है डिसोल्यूशन जिसमें फर्म समाप्त होती है, और एक वर्ड होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, बदल जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। कब होता है, देखिए, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी का एडमिशन हो तो साझेदार जो मौजूदा हैं उनके आपसी संबंध बदल जाएंगे। अगर रिटायरमेंट, अगर किसी साझेदार का रिटायरमेंट हो तो भी साझेदारों के बीच आपसी संबंध बदल जाएंगे। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी जो जिंदा बचेंगे उनके बीच के आपसी संबंध बदल जाएंगे। और या कहें पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाएगी, नई साझेदारी का जन्म हो जाएगा, या चेंज इन रेशो। ये 4 परिस्थितियां ऐसी हैं जब ओल्ड पार्टनरशिप गेट्स एंड, न्यू पार्टनरशिप बिगिंस, ओल्ड अग्रीमेंट गेट्स क्लोज्ड, गेट्स टर्मिनेटेड, पुराना ठहराव समाप्त हो जाता है और नया ठहराव का निर्माण हो जाता है। इसे हम कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्निकली। ठीक है, नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया कि जब किसी का एडमिशन हो या किसी का रिटायरमेंट हो तो अब यूँ समझो कि एक फर्म में ए बी सी साझेदार थे, और ये भी कि इनका रेशो 5:3:2 था, और ये भी कि ए बी सी ने अपना रेशो मान लीजिए 1:1:1 कर लिया थोड़ी देर के लिए, और ये भी कि इनकी जो बैलेंस शीट थी उस बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है से 60,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस का सीआर नेचर, क्योंकि इसने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहा है तो ये 30,000 पे था मान लीजिए। क्वेश्चन ये है कि रिजर्व्स और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय ऐसा किया जाता है कौन से रेशो में, तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा, सिंपल सी लैंग्वेज है। ओल्ड पार्टनर्स ने ये रिजर्व्स और प्रॉफिट्स कमाए थे, इसीलिए जब भी पार्टनरशिप में चेंज होने वाला होता है, चाहे एडमिशन का क्वेश्चन हो, चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, डेथ का क्वेश्चन हो या चेंज इन रेशियो का क्वेश्चन हो, इसे हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैं अब एक लैंग्वेज बोलता हूँ, ओल्ड बैलेंस शीट में जो ओल्ड बैलेंस दिखाई दे रहा है उसे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। कुछ ज़्यादा ही ओल्ड हो गया, बोलो एक बार फिर, बोर हो गए बस सुन लो। ओल्ड बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स के ओल्ड बैलेंसेस दिखाई देते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में चले जाते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको जनरल रिजर्व को बांट के दिखा रहा हूँ, जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे, इसका टेक्निकल रीजन मैं कई बार बता चुका हूँ। जनरल रिजर्व का सीआर नेचर होता है तो जनरल रिजर्व को हम डीआर करेंगे, और जनरल रिजर्व को डीआर करके हम ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। कि सर ये एंट्री तो एडमिशन के समय होती है, बिल्कुल ये एंट्री एडमिशन में भी होती है, रिटायरमेंट में भी होती है, डेथ में भी होती है, और जब तक चेंज इन रेशो में स्पेशल लैंग्वेज ना हो तो यही एंट्री होती है। चेंज इन रेशो की स्पेशल लैंग्वेज क्या होती है वो अभी आने वाले क्वेश्चनों में आएगी, लेकिन कुछ ना कहा हो तो सिंपल समझो, हिंदी में बोलता हूँ, फर्म के पुनर्गठन के समय पुराने लाभ हानि और पुराने संचय जो पुराने पार्टनर्स ने इकट्ठे किए थे उनको पुराने अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो ठीक है, आपको इस 60,000 को कि सर कोई कहे कि सर अब तो इनका रेशो 1:1 हो गया ना, ये 1:1 हो गया भविष्य के लिए, भविष्य में जो होगा उसको 1:1 में बांटना, ये अभी पुराना है, इसे आप पुराने अनुपात में बांटोगे। अगर मैं इसे 5:3:2 में बांट के बताऊं
तो ये हो गया आपका 30,000, ये हो गया आपका 18,000 और ये हो गया आपका 12,000 रुपया। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, ए आंसर आ गया है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड थ्रू, ये कहता है कि संपत्तियों और दायित्व के मूल्यों में जो वृद्धि होती है या जो कमी होती है उसे किस अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं? तो जवाब है रिवैल्यूएशन। तो ऑप्शन में दे रखा है, यस दे रखा है। कभी कभी रिवैल्यूएशन नहीं दे रखा होता तो P&L एडजस्टमेंट भी दे रखा होता है। तो आप रेडी रहना इसके लिए। होता क्या है कि जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसमें बड़े वर्ड है, इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन रेशो सब आ गया। उस समय अगर हम असेट्स और लाइब्रेरीज को रिवाइज कर रहे हैं, रिवैल्यू कर रहे हैं, तो उस समय जिस अकाउंट की मदद लगती है वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इस तरह की एनालॉजी है कि जैसे फर्म का डिसोल्यूशन होता है, फर्म का समापन होता है, तो जिस खाते की मदद लगती है उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। जब कोई साझेदार या कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो उस समय जिस खाते की ज़रूरत पड़ती है वो है कैपिटल अकाउंट। तो इसी तरह से यही है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। ठीक है, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो तो इसे यूँ समझो कि पहले मैं आपसे पूछूं असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगी, आप जवाब देंगे प्रॉफिट होगा। बिल्डिंग का मूल्य बढ़ गया, मशीन का मूल्य बढ़ाया जाए तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने पे रीवैल्यूएशन CR होता है और उस असेट्स, जिस भी असेट्स की बात चल रही है वो DR होता है। ये पहली की एंट्री निकल गई, इस बहाने अपने एंट्रीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेकंड कहता है असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो जैसे इसने बोल दिया मशीन का मूल्य घटाया जाए तो आपको लॉस होगा, और लॉस होने पे रीवैल्यूएशन DR होगा और उस असेट्स का नाम आएगा। नेक्स्ट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर आपकी लायबिलिटी कम हो गई, क्रेडिटर मर गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं देना पड़ेगा, अगर आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई तो आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और इस तरह की एंट्री बनेगी। ऊपर आ जाएगा लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। और चौथी एंट्री में अगर असेट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। अगर बिल्डिंग 60 लाख की 60 लाख है तो कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो अब बात ये रही कि इसने पूछा बताओ किस केस में रिवैल्यूएशन DR होगा, तो इस वाले केस में रिवैल्यूएशन DR होगा, बी वाले केस में DR होगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने पे रिवैल्यूएशन CR होगा। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो लॉस होगा, लॉस होने पे रिवैल्यूएशन DR होगा। अगर असेट डिक्रीज हो गई, संपत्ति का मूल्य डिक्रीज हो गया तो लॉस होगा, लॉस होने पे रिवैल्यूएशन DR होगा। अगर लायबिलिटी के मूल्य में कोई चेंज नहीं होता तो आपको कुछ नहीं करना। इसने पूछा था बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट कब क्रेडिट होगा, तो इसका आंसर ए होगा कि अगर आपके लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, दायित्व के मूल्य में कमी हो जाए तो रिवैल्यूएशन खाता CR होगा। ठीक है, चलिए अब आया असली क्वेश्चन जो चेंज इन रेशो से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें UVW ये 3 पार्टनर थे, उनका रेशो था 235। उन्होंने अपना रेशो मिरर चेंज कर लिया, 532 कर लिया, ये वाला उधर वो वाला उधर, बीच वाला बीच में। उन्होंने अपना रेशो 532 में कर लिया। वे एकल समायोजन प्रविष्टि पारित करके संपत्तियों और दायित्वों के पुस्तक मूल्य को प्रभावित किए बिना निम्नलिखित पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को रिकॉर्ड करने का भी निर्णय लेते हैं। वेल, इतनी भारी भरकम लैंग्वेज है, मैं आराम से आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो, आप ये देख लीजिए कि किसने सेक्रीफाइस किया। अगर मैं बात करूँ U की, ठीक है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो निकालेंगे। U की बात कर रहा हूँ, U का पहले रेशो था 2/10 और अभी उसका रेशो है 5/10, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 3/10, मीन्स इसने गेन किया है। जो मैं दूसरा है V, उसे ओरल सॉल्व कर लूँ, उसका पहले भी रेशो 3/10 था, अभी भी उसका रेशो 3/10 है, देयर इज़ नो चेंज। और मैं बात करूँ W की, तो W का पहले रेशो था 5/10, अभी उसका रेशो है
2/10, तो इसने 3/10 का सेक्रीफाइस किया है। तो मुझे ये तो समझ में आ गया है कि किसने बलिदान किया है और किसने मजे लिए हैं। इसके बाद मैं रूल पे आऊँगा। इससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की थी और अब 3.5 लाख की मानी जाएगी, तो आपको यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट हुआ। फर्नीचर का मूल्य 1.5 लाख की जगह 1 लाख माना जाएगा, तो यहाँ आपको 50,000 का लॉस हुआ। क्रेडिटर का मूल्य 60,000 की जगह 20,000 माना जाएगा, तो यहाँ आपको 40,000 का प्रॉफिट हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 10,000 की जगह 15,000 का माना जाएगा, तो यहाँ आपको 5,000 का लॉस हुआ। ठीक है, कुल मिला के आपको 35,000 का प्रॉफिट हुआ। इस पूरे क्वेश्चन में आपको 35,000 का प्रॉफिट हुआ। अब अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं इसका फाइनल आंसर ये लिखता कि रिवॉल्यूशन का जो एंड रिजल्ट होता वो U, V और W के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता। उस केस में आपको लैंड एंड बिल्डिंग की 1, फर्नीचर की 2, क्रेडिटर की 3, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी 4 तो आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती। 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज में रिवॉल्यूशन अकाउंट का यूज़ होता और 5वीं एंट्री में जो रिवॉल्यूशन का 35,000 का नतीजा है उसको आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन पार्टनर्स ने क्या कहा वो सुन लीजिए। पार्टनर ने कहा कि हम असेट्स की बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, मतलब हम लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवॉल्यूशन एंट्री नहीं करना चाहते, हम रिवॉल्यूशन टू फर्नीचर एंट्री नहीं करना चाहते, हम क्रेडिटर टू रिवॉल्यूशन एंट्री नहीं करना चाहते, हम रिवॉल्यूशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ये एंट्री नहीं करना चाहते। ये एंट्रीज ये लोग नहीं करना चाहते, लेकिन ये इस 35,000 का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। अब एडजस्टमेंट का कोड ये होता है कि जिसने सेक्रीफाइस किया है उसे क्रेडिट करो और जिसने गेन उठाया है उसे डेबिट करो। ये है इसका कोड वर्ड। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करो। हमारे मामले में W ने सेक्रीफाइस किया है तो W's कैपिटल आप 35,000 इंटू 3/10 अप्लाई करोगे, 10,500 आएगा। W को तो करो क्रेडिट और पहले पार्टनर का नाम था यूज कैपिटल को करो डेबिट। अब आप आंसर ढूंढिए। पहली एंट्री में कहता है W को डेबिट करो, गलत। U को डेबिट करो और W को क्रेडिट करो। मिल गया मुझे मेरा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर B रहने वाला है। मैंने दोनों समझाने की कोशिश करी। एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन में क्या करते हैं और जब चेंज इन रेशो में भी जब ये स्पेशल लैंग्वेज होती है कि हम असेट्स और लाइबिलिटीज का वैल्यू बदलना नहीं चाहते और रिवॉल्यूशन का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं थ्रू अ सिंगल जनरल एंट्री। तो जैसे ऑर्डिनरी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की 5 एंट्रीज लगती, 1, 2, 3, 4 और 5वीं एंट्री रिजल्ट की। इस क्वेश्चन में सीधे ही रिजल्ट को एडजस्ट किया जाता है। तो आपका बी आंसर होगा। होपफुली मैं आपको समझा पाया। क्वेश्चन कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन देयर इज प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। हाँ, और कई बार हाँ करके हम ए टिक कर देते हैं, पर बी भी तो पढ़ दो। क्वेश्चन हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है जब जनरल रिजर्व ट्रांसफर होता है। हाँ। थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है जब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है। हाँ, तो इसका आंसर है हाँ भाई हाँ, ऑल ऑफ द अबव। ओके, एक मैं जल्दी से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में ABC 3 पार्टनर हैं। अगर आपको रिवॉल्यूशन खाता बनाने पे प्रॉफिट होता है तो लास्ट में प्रॉफिट को ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका, अगर आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर आपकी बैलेंस शीट में P&L बैलेंस है, प्रॉफिट है, तो उसे भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सारा का सारा पैसा पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट या जमा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, यूपी टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5000 से भी ज़्यादा MCQ मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे।
तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वेल नेक्स्ट, सेक्रीफाइस रेशो, इतनी लड्डू एंट्री। अब हमसे पूछ रहा है सेक्रीफाइस किसने किया। इसके लिए ये देखा जाता है कि पहले आपके पास क्या था और अभी आपके पास क्या है। भूलोगे नहीं फॉर्मूला। आप हमेशा आप ये सोच लो कि मेरे पास कल 500 रुपये थे और अभी अगर 400 रुपये हैं, इट सिंपली मीन्स मैंने 100 रुपये का सेक्रीफाइस किया। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप, और मैं ये बात हर चैप्टर में बोलता हूँ, अगर आपने ये फॉर्मूला याद किया है सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो यहाँ से आप 2 फॉर्मूले और बना लो। उसमें यह है कि ओल्ड रेशो निकालना हो तो आप सेक्रीफाइस रेशो में न्यू रेशो को ऐड करके ओल्ड रेशो बना सकते हो, और अगर आप न्यू रेशो बनाना चाहो तो मैंने न्यू को मतलब इधर ले आया, तो आप ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस को लेस करके न्यू रेशो भी बना सकते हो। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो लेस करके आप सॉल्व कर लेंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो। In case of change in the profit sharing ratio, the gaining partner must compensate the sacrificing partner by paying a proportional amount for। कहता है कि जब लाभ बंटवारा का जो अनुपात है, लाभ हानि अनुपात है, उसमें जब बदलाव होता है तो जिसे फ़ायदा होता है उस साझेदार को क्या करना चाहिए, कॉम्पनसेट करना चाहिए। किसे, जिसने सेक्रीफाइस किया है। किस बात के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए कॉम्पनसेट, गुडविल के लिए। तो इसका आंसर होगा गुडविल। कि सर समझ में नहीं आया। देखिए, मान लीजिए कि ABC है और उनका रेशो है 532, ये ओल्ड रेशो है। ये भी मान लेते हैं कि इन लोगों ने नया रेशो तय किया, वो किया 235। अब ये मान लेते हैं कि इन्होंने 10 साल से पार्टनरशिप चला रहे हैं। अगर आज ये अपनी फर्म को बेचें, अगर आज ये अपनी फर्म समाप्त कर दें, तो इनको लगता है कि इनको 6 लाख रुपए एडिशनल मिलेगा, 6 लाख रुपए प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम मिलेगा मतलब जितनी इनकी वर्थ है, जैसे इनकी बिजनेस की वैल्यू है मान लीजिए 50 लाख रुपए, तो इनको 50 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, 56 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि 6 लाख रुपए इतने साल इन्होंने बिजनेस को जमाया है इसलिए मिलेंगे। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि 6 लाख रुपए वैल्यू ऑफ गुडविल है। तो होता क्या है, जब चेंज इन रेशो होता है, जब पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज होता है, तो उस समय जो प्रॉफिट मौजूद हैं उनका एडजस्टमेंट किया जाता है, जो रिजर्व मौजूद हैं उनका एडजस्टमेंट किया जाता है, जो असेट्स और लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन होते हैं उनका एडजस्टमेंट किया जाता है, और एक और एडजस्टमेंट किया जाता है गुडविल के लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में ए ने सेक्रीफाइस किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया है तो ए को क्रेडिट किया जाएगा, और इस क्वेश्चन में सी ने गेन किया है तो सी को डेबिट किया जाएगा। कि सर एंट्री 6 लाख से होगी? नहीं, आप देखेंगे कि ए ने 3/10, ए ने 3/10 का सेक्रीफाइस किया है, तो 6 लाख का 3/10 निकालोगे तो 1,80,000 रुपये से ए को क्रेडिट किया जाएगा, सी को डेबिट किया जाएगा। यही बात लिखी हुई थी कि जब लाभ बंटवारा अनुपात में बदलाव होता है तो जिसे गेन हुआ है उस साझेदार को क्या करना चाहिए, आनुपातिक या प्रोपोर्शनेट, जैसे मैंने 6 लाख नहीं निकाला, 1,80,000 निकाला, उस 1,80,000 का मुआवजा त्याग करने वाले साझेदार को देना पड़ेगा। किसके लिए? ख्याति के लिए देना पड़ेगा। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन। अब क्वेश्चन को देखो, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं स्पेशल कहा। जैसे क्या नहीं कहा वो बताता हूँ। जैसे ABC, मैं बार बार आपको एक ही रेशो पकड़ के चलते हैं। आज ABC का रेशो था 532 और अब इन्होंने अपना रेशो कर दिया 235, और जिस दिन उन्होंने ये डिसीजन लिया उस दिन मान लेते हैं कि इनके बैलेंस शीट में P&L 45,000 रुपये पे है, ऐसा मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपको कुछ ना कहे, बस क्वेश्चन ने इतना कहा कि पार्टनर्स ने अपना रेशो चेंज कर लिया है, तो ये पुराना मैटर है, इसे पुराने रेशो में राइट ऑफ कर देंगे। इस तरह की एंट्री बनेगी P&L
टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, और ये एंट्री जैसे 45,000 रुपया है तो 532 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 22,500, 13,500 और 9,000, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन अगर यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में इसने कहा था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आप क्या करेंगे, मैं उसे ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा, तो इसका आंसर बी हो चुका है। अगर क्वेश्चन में वो ये कहता कि हम P&L को डिस्टर्ब किए बिना, हम अपने लाभ हानि खाते के पुस्तक मूल्य को प्रभावित किए बिना प्रविष्टि करना चाहते हैं, तो फिर ऐसा होता कि जिसने सेक्रीफाइस किया है उसे क्रेडिट करते, जिसने गेन किया है उसे डेबिट करते, फिर एंट्री 45,000 से नहीं होती, फिर हम सेक्रीफाइस रेशियो गेन रेशियो निकालते और फिर उस तरह से एंट्री होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है या इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पार्टनरशिप फर्म क्या चाहती है। आप अकाउंटेंट हैं, आप टीचर हैं, आपको अपने स्टूडेंट को एंट्री बतानी आनी चाहिए कि बेटा ये एंट्री भी हो सकती है फॉर ओल्ड प्रॉफिट्स, और बगैर उसको डिस्टर्ब किए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की ये एंट्री भी हो सकती है। ये वाला स्टाइल बोलते हैं समथिंग सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ। और ये में दोनों ही काम होंगे, सांप भी मरेगा लाठी भी टूटेगी। खैर वेल ठीक है, चलो इसका आंसर बी हो चुका था। नेक्स्ट, द रेशियो इन विच अ पार्टनर रिसीव्स एन इंक्रीज इन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज गेनिंग रेशियो। कहता है कि वह अनुपात जिसमें एक साझेदार को अपने लाभ के हिस्से में वृद्धि प्राप्त होती है। जैसे ऐसे ही थोड़ा चेंज करूँ, बोर हो गए होंगे। ABC पहले इनका रेशियो कर लेते हैं 5:3:2, और अब इनका रेशियो हो गया मान लो इक्वली, ABC का रेशियो इक्वली हो गया। मैं अब आपको C के लिए पोजीशन बताता हूँ। C का ओल्ड रेशियो क्या था और न्यू रेशियो क्या था। C का ओल्ड रेशियो था 2/10, न्यू रेशियो इज़ 1/3। अपन ने कैलकुलेट किया, समझना बात को, कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 10, क्या देखा -4/30। यानी मैंने फॉर्मूला लगाया है सेक्रीफाइस का और रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसे गेन हुआ है। गेन का क्या मतलब है? गेन का मतलब ये है कि इसका शेयर पहले से इतना इंक्रीज़ हो गया है। सी का शेयर जो है वो पहले से इतना 4/30 इंक्रीज़ हो गया है। तो जितना इंक्रीज़ होता है उसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं, हिंदी में फ़ायदा अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन स्क्रीन पे। R, S और T इनका रेशियो 1:3 होता था। उन्होंने भविष्य में लाभ हानि को इक्वल करने का निर्णय किया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चेंज इन रेशियो हो गया। ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, लेकिन ये क्या चाहते हैं? जैसे फरमाइश होती है ना, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, सर ये लाना वो लाना, तो आपकी इनकी फरमाइश है। उन्होंने एकल मतलब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पारित करके बुक वैल्यू को प्रभावित किए बिना निम्नलिखित संचय, लाभ हानि और संचय को समायोजित करने का निर्णय लिया। मतलब इनका क्लियर है। इनका क्या क्लियर है कि हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम प्रिमिलरी एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एक वर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, वो इस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, उस वाले स्टाइल से एडजस्ट करेंगे। अब वो कैसे होगा? जनरल रिजर्व में 40,000 पड़े हैं पॉजिटिव, P&L में 30,000 पड़े हैं पॉजिटिव, प्रिमिलरी एक्सपेंसेस में 10,000 पड़े हैं नेगेटिव। आपके पास टोटल 60,000 है। यू हैव 60,000 रुपी एडजस्टेबल अमाउंट। अब आपको एंट्री 60,000 से नहीं करनी है, आपको देखना पड़ेगा ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में अंतर एक एक के लिए। अगर मैं बात करूं R की, तो R के लिए पहले था 1/6 और अभी है 1/3। ठीक है, तो अपन आराम से इसको सॉल्व करते हैं। और मैंने देखा रिजल्ट माइनस में है, माइनस का 1/6। R का रिजल्ट माइनस में है, इसका मतलब इसने गेन किया। ठीक है, मैं आपको S के लिए बताता हूँ, थोड़ी जगह का मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। S के लिए पहले रेशो था 2/6 और अभी इसका रेशो है 1/3। और इसको सॉल्व करने पे जीरो आया है। इसका मतलब इसको ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। इसका मतलब ये है कि इसका रेशो पहले भी उतना था, अभी भी उतना है, इसके रेशो में कोई बदलाव नहीं हुआ। और मैं जब T को सॉल्व करूँगा तो आप देखेंगे कि 1/6 का सेक्रीफाइस आएगा। तो चूंकि T ने सेक्रीफाइस किया है इसलिए T क्रेडिट होगा। चूंकि आपके पास
पॉजिटिव एडजस्टेबल अमाउंट है, ये भी याद रखना, आपके पास पॉजिटिव एडजस्टेबल अमाउंट है तो जिसने सेक्रीफाइस किया है वो क्रेडिट होगा और जिसने गेन किया है वो डेबिट होगा। 60,000 में हम 1/6 निकालेंगे, आपको एंट्री 10,000 से करनी है कि सर माइनस का 1/10 लिखेंगे क्या? नहीं, माइनस का नहीं, माइनस का 1/6 नहीं, 60,000 इंटू सिंपली 1/6, ही इज़ अ गेनिंग पर्सन डेबिट होगा। अगर ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता तो मैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की फर्स्ट एंट्री करता, मैं प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की सेकंड एंट्री करता, मैं P&L को डिस्ट्रीब्यूट करने की तीसरी एंट्री करता, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमें इन तीनों को डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब करे बगैर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो उसका तरीका यही है। अब R डेबिट होगा, T क्रेडिट होगा, पहला ही ऑप्शन मुझे मिल गया है, A इसका आंसर होगा, बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिएगा पर A इसका आंसर है। होप मैं समझा पाया। इसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन और देखते हैं। XYZ पार्टनर हैं, 5-3-2 का इनका रेशो है, भविष्य में 3-1 में उनका रेशो डिस्ट्रीब्यूट करने का मन है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का मन है। सूचना के अभाव में, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट में जो वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व दिखाई दे रहा है उसका क्या होगा? मैं केवल आपको सिंपल बता दूं, इनकी बैलेंस शीट में वर्कर या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिखाई दे रहा है 60,000 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है इसका क्या होगा। इन्होंने मुझसे कुछ फरमाइश नहीं करी, हमें ये खाना है, इटालियन खाना है, थाई खाना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोला, स्पेशल कुछ नहीं है ना। तो फिर जो पहली लाइन जिसे मैं शुरू से लेके आया, जो बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं ना, वो अगर वीडियो सुन रहे हैं तो उनको लगेगा सर ने कैसे शुरू में लड्डू क्वेश्चन कराया। इसका रीज़न यही था, मैं शुरू में आपको ये समझाना चाहता था कि इन्फॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो ओल्ड फिगर्स है उसे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांटते हैं। तो बस वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व को हम XYZ के ओल्ड रेशो में बांटेंगे, 60,000 को हम 5-3-2 में बांटेंगे, 30,000, 18,000, 12,000 कि सर फिर आपने ना इस बार वो तो निकाला नहीं कि किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया, वो तो आपने निकाला ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन उस तरफ नहीं जाना चाहता, क्वेश्चन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की तरफ नहीं जाना चाहता। क्वेश्चन ने अगर हमें फ्री छोड़ दिया तो हमारा फ्री हैंड ये है कि हम खाते को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कहें पुराने मैटर को राइट ऑफ कर देते हैं, तो हम इस वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व को जिसे पुराने पार्टनर्स ने बनाया है उसे पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन ने कहा तो उसका आंसर ए है कि इसे पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा। बाकी ये कहना कि इसे नए रेशो में बांटा जाएगा, ये कहना कि इसे कैपिटल रेशो में बांटा जाएगा, या ये कहना कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैलेंस शीट में ले जाओ, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम नई दुनिया बसाने से पहले पुरानी यादों को खुरच कर, स्क्रैच करके मिटा देंगे, हटा देंगे। कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद फिर वही लंबा सा क्वेश्चन कि ABC एक फर्म में पार्टनर थे, 3-4-1 के रेशो में बांट रहे थे, अचानक उनको कीड़ा खाया, कीड़ा खाने के बाद उनका अनुपात 1:1 हो गया। उस स्थिति पर P&L खाते में 48,000 का क्रेडिट शेष दिखाया गया था। लाभ और हानि खाते को बंद करने के बजाय उन्होंने लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन को दर्शाते हुए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का निर्णय लिया। तो बताओ वो एंट्री कौन सी है? अब के बाद स्पेशल फरमाइश है, हमें थाई खाना है, हमें चाइनीज़ खाना है, हमें ये करना है। क्वेश्चन में ABC का रेशो दे रखा है, ओल्ड भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है। पहले मैं A की बात कर लेता हूँ। A का पहले रेशो था 3/8, अभी उसका रेशो है 1/3। LCM लेने के बाद 8 या 24, 3 तरीका 9, 3 8 24। मैंने पाया A ने सेक्रीफाइस किया है। मैं बात करता हूँ B की। B का पहले रेशो था 4/8, उसका रेशो 1/3 हो गया। LCM लिया 24, 8 या 24, 3 चौक 12, 3 8 24। मैंने पाया कि इसने 4/24 का, इसने 4 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया है। पहले वाले ने 1 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया था, तो जिसने सेक्रीफाइस किया वो क्रेडिट होगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव P&L है। पॉजिटिव P&L है तो ये एंट्री होती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि अगर नेगेटिव P&L होता है तो सेक्रीफाइसिंग वाले को डेबिट करते हैं। जनरल रूल ये है कि सेक्रीफाइसिंग वाला क्रेडिट होता है। अगर आपका जनरल रिजर्व है
अच्छा वाला पी एंड एल, पॉजिटिव वाला पी एंड एल है तो नेगेटिव वाला पी एंड एल होगा तो रिवर्स एंट्री होगी। ए क्रेडिट हुआ, बी ने सेक्रीफाइस किया है, बी भी क्रेडिट हुआ, इन दोनों का से गेन डेफिनेट सी को हुआ होगा। सी का रेशो बहुत इम्प्रूव हुआ है। पहले अगर मैथ समझते हो 1/8 था, यानी 12.5% रेशो था, 1/8 ओनली, और अब 33.33% है, तो इसको ज़बरदस्त गेन हुआ है। और कि सर पी एन एल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे क्या? पी एन एल को अब के बार मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो बस लैंग्वेज पे कंट्रोल किया करो समझते समय। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब पुरानी यादों को खुरच कर मिटा देना, ये लोग ऐसा नहीं चाहते। मैं बंधा हुआ हूँ, यानी मैं और आप बंधे हुए हैं। क्वेश्चन क्या चाहता है, अपने को वैसे करना है। बीइंग एन अकाउंटेंट अपन ओनर नहीं है, अपन अकाउंटेंट हैं। जैसा अपनी फर्म चाहेगी हमें वैसा करना पड़ेगा। तो 48,000 रुपये, एक ही बात कर रहा हूँ, 1/24, तो 2,000 रुपये निकला। 2,000 से ये क्रेडिट होगा, ये 8,000 से क्रेडिट होगा, और सी 10,000 से डेबिट होगा। तो ठीक है, सी इज़ कैपिटल। देखो, ए को डेबिट करो ये कहना गलत है, ए को क्रेडिट करो, बी को क्रेडिट करो, सी को डेबिट करो, ये आंसर मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। इसका आंसर बी होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए, और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स को आप परचेज कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पर हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू दे रखे हैं, और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है, तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर कोई लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए, बस 2-4 क्वेश्चन और हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बस इसी तरह के बनेंगे चेंज इन रेशो में। अब कुछ आसान क्वेश्चन है। फर्म के पुनर्गठन के मामले में डैश को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। कौन किसको क्षतिपूर्ति देगा? जिसको फ़ायदा हुआ है वो त्याग करने वाले को क्षतिपूर्ति देगा। तो फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के मामले में जिसे फ़ायदा हुआ है वो उसको त्याग वाले को क्षतिपूर्ति देना चाहिए। तो पहले फ़ायदा आएगा, पीछे त्याग आएगा। इसका आंसर सी होगा। कौन इंग्लिश में डैश डैश शुड कॉम्पनसेट, तो गेनिंग पार्टनर शुड कॉम्पनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो इसका आंसर सी आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भरने जैसा क्वेश्चन था, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज रिजल्ट इन एंड शुड बी डैश डैश। कहता है अगर असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होता है और या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में डिक्रीज होता है, तो ये डेफिनेट प्रॉफिट होगा, और उसे हम पी एंड एल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन खाते में क्रेडिट करेंगे। जैसे आपकी मशीन है, अगर उसका मूल्य बढ़ गया तो हम मशीन को डी आई करेंगे और रिवैल्यूएशन को सी आई करेंगे। इस तरह से हमें प्रॉफिट होगा। इसी तरह क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई तो भी हमें प्रॉफिट होगा, और हम रिवैल्यूएशन को या कह लो पी एंड एल एडजस्टमेंट को सी आई करेंगे। ये बात अलग है कि आखिर में जो प्रॉफिट है, जैसे मान लो यहाँ आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ आपको 40,000 का प्रॉफिट हुआ, ये जो 90,000 का प्रॉफिट हुआ, आखिर में आपको इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। वहाँ बच्चा बोलता है और सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री में रिवैल्यूएशन डी आई कैसे हो गया? अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन तो सी आर होता है। सही बात है, जब प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन खाता क्रेडिट होगा, सही है। लेकिन आखिर में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो वो नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता, तो उसे आप बंद कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ के बाद यूज़ एंड थ्रो सुनते हो ना, कई बार सुना होगा ना, यूज़ एंड थ्रो, काम में लिया पे फेंक दिया। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को यूज़ किया, बनाया, क्रिएट किया, लास्ट में आप उसे निपटा दोगे। तो निपटाते समय रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंट्री होती है इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो खैर अभी तो ये था, इसमें आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट को आप क्या करोगे,
P&L एडजस्टमेंट में क्रेडिट करोगे, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है ABC का रेशो 3:2:1 था और उन्होंने कहा इक्वल रेशो करेंगे फ्यूचर में, तो बताइए B का क्या होगा। मैं कह रहा हूँ 2 फॉर्मूले याद मत करो, आप तो ओल्ड माइनस न्यू करो, अब तो आप बोर हो गए बुरी तरह से। B की बात करें तो B का पहले रेशो था 2/6 और न्यू रेशो है इक्वल 1:1:1 यानी 1/3। तो 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। अब ये मत बोलना यार एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे है ना बच्चों वाला, 6 और 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ऐसे करके है ना निकाल लेना। तो नो, रिजल्ट 0 आया है। 0 आया है इसका मतलब बी का रेशो पहले भी वही था, अभी भी वो है। नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, ना तो लाभ हुआ न त्याग हुआ। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, अ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ड्यू टू, ये तो वही वाली बात हो गई कि पूरी रामायण खत्म हो गई। अब हम पूछ रहे राम कौन था। फर्म का पुनर्गठन कैसे होता है, एडमिशन से, रिटायरमेंट से, डेथ से और चेंज इन रेशो से। इन 4 दशाओं में फर्म का पुनर्गठन होता है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। टेक्निकली पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है, नए साझेदारी का जन्म हो जाता है। होप वीडियो यूज़फुल लगा होगा, अगर हाँ तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी हो तो हमारा सैम्पल पेपर परचेज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच।